तो जो मैंने अभी आपको बताया वो फिर से मुझे दोहराइए। सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली फंक्शन को हम हिंदी में, गुजराती में विधेय कहते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं फलन, बराबर। लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल टॉपिक में फंक्शन मतलब क्या? तो फंक्शन मतलब जो ग्रामर के अंदर जो भी विधेय होता है, जो भी नियम होता है, जो भी सिद्धांत होता है, जो भी फलन होता है, जो भी फॉर्मूला होता है, ग्रामर भी एक मैथ्स ही है ना, तो वो मैथ्स का हमें प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, तो हम टेंथ में उसको बोलते थे ग्रामर इन यूज, और अभी हम इसको थोड़ा और अच्छा शब्द बोलेंगे फंक्शंस, है ना। तो फंक्शंस क्या है कि हमें यूज क्या करना है, कौन से टॉपिक का यूज करना है, मतलब कौन से भाव का यूज करना है, वो यूज देखा जाएगा। और उसके बाद उसमें से देखा जाएगा कि ये हमें इस टाइप का यूज करना है, तो इसके लिए इंग्लिश के अंदर ग्रामर के कौन से टॉपिक है, कौन से वर्ड है, उसमें से कोई भी किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। हमें मेन चीज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए फंक्शन। फंक्शन पता होगा तो फंक्शन के एक ही भाव को बताने के लिए ग्रामर में बहुत सारी चीजें हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ का उपयोग करके किसी भी ग्रामर के टॉपिक का, पॉइंट का चुनाव करके उसका वाक्य बना सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट क्या होना चाहिए? फंक्शन। पहले क्या सिखाया जाता था? बहुत सालों पहले ये ग्रामर के टॉपिक सिखाए जाते थे। बाद में उसको किस तरह से यूज करना है, कब प्रैक्टिकली यूज करना है, वो तो वहाँ पे सिखाया नहीं जाता था। लेकिन अभी ग्रामर को सिखाने का तरीका बदल दिया। पहले फंक्शन सिखाया जाता है और ग्रामर तो उसके अंदर आता है कि बहुत सारे टॉपिक है, इसमें से कोई भी ग्रामर का टॉपिक का चुनाव कर सकते हो। अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन का मैं जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन वाला फंक्शन है ना, उसका हम यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जल्दी याद रह जाने वाला फंक्शन है। क्यों मैंने अभी बताया आपको कि जो चीज़ रेगुलर होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है, कॉमन होती है ना, सामान्य होती है, तो वो चीज़ आपको जल्दी याद नहीं रहती। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो अलग होती है, वो चीज़ आपको जल्दी याद रह जाती है ना। जैसे कि मैंने बोला कि एक पतला इंसान, पतला लड़का तेजी से भाग रहा है, तो आपको जल्दी याद नहीं रहेगा। लेकिन एक मोटा फैटी, जिसका वजन बहुत ज्यादा है, वो तेजी से भाग रहा है, तो आपको याद रह जाएगा। अगर मैं बताऊं कि एक पहलवान 10 किलो का, सॉरी 100 किलो का वजन उठा रहा है, ऐसा आप आकृति देखा, तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं एक छोटा सा 2 साल, मतलब 4 साल का बच्चा 100 किलोग्राम का वजन उठा रहा है, तो आपको याद रहेगा। तो ऐसी चीज आपको याद रह जाती है। लेकिन वैसे तो होता नहीं है, 4 किलो का बच्चा 100 किलो का उठा नहीं सकता। लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रैक्टिकल तौर पे है, फिर भी थोड़ा सा आपको इरेग्युलर लग रहा है, रेगुलर नहीं लग रहा है, इरेग्युलर लग रहा है, मतलब कॉमन नहीं लग रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, थोड़ा विरोधाभास लग रहा है, कौन इसको बोलते कॉन्ट्रास्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रास्ट, है ना। तो इसको बोलते थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, है ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट हमारा एक फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन में से एक फंक्शन है कॉन्ट्रास्ट। ये कॉन्ट्रास्ट किसको बोलते हैं? मुझे बताओ कि आपने आप में से कोई लड़के ने या लड़की ने सेम टू सेम कपड़े पहने हुए, जैसे कि ऊपर का कुर्ता भी वाइट और नीचे का मतलब पूरा वाइट और वाइट पहना है, मतलब एकदम मैचिंग पहना है, तो उसको कॉन्ट्रास्ट कहेंगे। पैंट भी ब्लू कलर का और शर्ट भी ब्लू कलर का, उसको क्या कहेंगे? मैचिंग कहेंगे या कॉन्ट्रास्ट कहेंगे? मैचिंग। मैचिंग कहेंगे। लेकिन पहले के जमाने में ऐसे मैचिंग कपड़ों का बहुत ही ज्यादा फैशन था। लेकिन आज के जमाने में कैसे कपड़ों का फैशन है? नीचे अगर डार्क पैंट पहना है तो ऊपर शर्ट कौन सा पहनेंगे? लाइट। नीचे अगर लाइट पैंट पहना है तो ऊपर शर्ट कौन सा पहनेंगे? डार्क। ऐसे कॉन्ट्रास्ट कलर का, है ना, कॉन्ट्रास्ट कलर का फैशन है ना अब आजकल, कि मैचिंग का फैशन है। कॉन्ट्रास्ट का ज्यादा मैंने कॉन्ट्रास्ट का मैं ज्यादा दिखता है ना। ये मैंने क्या लिखा? कॉन्ट्रास्ट की जगह पे कॉन्ट्रास्ट, स्पेलिंग आपने गलत, लिखा। गलत लिखा है स्पेलिंग। ओके, स्पेलिंग का तो मेरे को है ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, हमको अभी फैशन कौन सा चल रहा है, कॉन्ट्रास्ट का चल रहा है, मैचिंग का नहीं चल रहा है। और क्यों कॉन्ट्रास्ट का चल रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो मैचिंग से थोड़ा अलग दिखता है और जल्दी याद रह जाता है कि नहीं। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए ग्रामर में कितने कितने वर्ड्स है, चलो तो कॉन्ट्रास्ट के अंदर ग्रामर ग्रामर कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट वाले फंक्शन को यूज करने के लिए ग्रामर के अंदर कितने सारे टॉपिक है पता है आपको, बहुत सारे टॉपिक है, मिनिमम 10 टॉपिक तो है ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीके से ग्रामर में आप कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस बना सकते हो। जो मुझे बताना यह है कि एक मोटा सा लड़का, एक लड़का बहुत मोटा है फिर भी वो फास्ट दौड़ पाता है। या फिर ऐसा बताओ, एक लड़का बीमार है फिर भी वो ज्यादा मेहनत कर पाता है। कर पाया, कोई भी बोले, वर्तमान या भूतकाल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो इसको बोलते कॉन्ट्रास्ट, जहां पे आपको थोड़ा अलग लगेगा। तो ऐसा कोई सेंटेंस आप सोच सकते हो कॉन्ट्रास्ट वाला, जैसे मैंने 2 सेंटेंस अभी बताए, ऐसा कोई जो रेगुलर ना हो। सबको बोलना है कि एक सेंटेंस। रमेश इज पुअर बट ही। तो ओके, पहले तो देख लेते हैं कि हमने अभी बहुत सारे सेंटेंस हिंदी गुजराती में आप लोगों ने ट्राई किए कि ये होने के बावजूद ये हुआ, ये हुआ था लेकिन ये हुआ, इस ये होना मतलब ये हुआ था फिर भी ये हुआ, तो फिर भी बावजूद लेकिन के आगे पीछे के जो सब वाक्य थे वो दोनों कॉन्ट्रास्ट थे। जैसे कि लेट होने के बावजूद मतलब जल्दी भागने के बावजूद वो लेट हो गया, है ना। होमवर्क करने के बावजूद उसको पनिशमेंट मिला। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है। बुक नहीं होने के बावजूद उसने होमवर्क पूरा किया, या फिर बुक नहीं थी फिर भी उसने होमवर्क पूरा किया, बुक नहीं थी लेकिन उसने होमवर्क तो पूरा कर ही दिया, है ना। चलो, तो इसमें कौन से वर्ड आ सकते हैं, कौन कौन हेल्प करेगा, 1 बाय 1। पहला क्या आएगा सर? सो सो तो नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा एज आएगा लेकिन एज को तो मैं लास्ट में लिखूंगा। सर। दो तो आएगा। सबसे पहले बट, सबसे पहले आसान आसान रखते हैं, बट येट, ये 2 आसान है बराबर, 2 3 अक्षर के वर्ड है और उसका सेंटेंस भी आसान बनता है, बट और येट। उसके बाद दो, अल्दो, इवन दो, दो, अल्दो, इवन दो, इवन इफ, देन नहीं आवे। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ वो मेरे को पहले चाहिए था। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ मेरे को पहले चाहिए था क्योंकि वो है ना थोड़ा और आसान है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, हाउएवर। और कोई याद है किसी को? क्या ना मतलब क्यों नहीं इंस्पाइट आना डिस्पाइट में? सभी का मतलब एक ही है, फिर भी, बावजूद, लेकिन, पर। किंतु परंतु भी है ना सर? किंतु परंतु थोड़ा बोल सकते हैं बट में, है ना। जो अभी आपने जितने भी सेंटेंस बोले उसमें ये 10 में से किसी का भी उपयोग करके उसको बोला जा सकता है। बोला जा सकता है। हाँ सर, हाँ सर। थोड़ा थोड़ा सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा।
जैसे कि यहाँ पे बट और येट के लिए लिख देता हूं, ही वॉज इल, ही वॉज इल, बट या फिर येट, दो में से कुछ भी लगा दो। स्टिल भी आ सकता है इसके अंदर, स्टिल, स्टिल का भी उपयोग कर सकते हो। but yet still he came to the office for work, काम करने के लिए वो ऑफिस आ गया। वो बीमार था फिर भी काम करने के लिए वो ऑफिस आ गया। क्लियर हुआ ये पहला? हाँ सर। अभी दूसरा लेता हूं। अभी यहां पे क्या लिखा था मैंने? कर्ता लिखा था, ही वॉज इल, है ना। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? ही वॉज इल नहीं लिखना है, कर्ता के रूप में नहीं लिखना है, वाक्य को थोड़ा मिक्स कर देना है। दूसरा वाक्य हमारा क्या है? ही केम टू द ऑफिस, हाँ, ही केम टू द ऑफिस, ही। दूसरा वाक्य क्या है? ही केम टू द ऑफिस फॉर वर्क, है ना। लेकिन आगे वाला वाक्य में मेरे को इंस्पाइट और डिस्पाइट ऑफ का उपयोग करना हो तो मैं कर्ता का उपयोग नहीं कर सकता, ये वाक्य के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे दो वाक्य, बट येट और स्टिल ने क्या किया है कि यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा है। हम यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ नहीं रहे, एक ही वाक्य बना रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो, पहला वाला वाक्य उसमें करता है ही, ये दूसरा वाला वाक्य उसके अंदर भी करता है ही। पहला वाला वाक्य उसमें क्रियापद है वॉज, दूसरा वाला वाक्य उसमें भी क्रियापद है कम, केम। तो दोनों में अलग अलग क्रियापद, दोनों में अलग अलग करता, मतलब वाक्य तो दो हुए लेकिन उसको जोड़ा गया है। लेकिन मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर कर्ता और क्रियापद ही ना हो, फिर भी ये आगे वाला सेंटेंस का भाव मिल जाए, है ना। तो इसको हम बोलेंगे इस तरह से। पहले वाले वाक्य को हिंदी गुजराती में कैसे बोलेंगे? वो बीमार था, एक वाक्य पूरा हुआ, पर, किंतु, परंतु, फिर भी। ही केम टू द ऑफिस फॉर वर्क, वो काम पे, ऑफिस पे आया काम करने के लिए, है ना। तो काम करने के लिए आया, आया क्रियापद है, ही वो बीमार था वो क्रिया है। चलो इसको मैं थोड़ा मोड़ के लिख सकता हूं कि बीमार होने के बावजूद, क्या बोल रहा हूं, रिपीट कीजिए मुझे। बीमार होने के बावजूद या फिर बीमारी होने के बावजूद, आगे क्या बोलना पड़ेगा मुझे? रिपीट कीजिए मुझे, मैंने जो बोला उसको रिपीट कीजिए। बीमार होने के बावजूद ही केम टू द ऑफिस फॉर वर्क, है ना। बीमार होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट ऑफ, या फिर डिस्पाइट ऑफ, हाँ सॉरी, बीमार होने के बावजूद नहीं, उसकी बीमारी के बावजूद, उसकी बीमारी के बावजूद, यहाँ पे थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया, उसकी बीमारी के बावजूद। तो उसकी के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इन स्पाइट ऑफ हिज बीमारी, उसकी बीमारी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हिज बीमारी, बीमारी को क्या बोलेंगे? इलनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इल नहीं बोलेंगे, इलनेस। देखो यहाँ पे हिज जो है वो कर्ता स्थान नहीं है, कर्ता नहीं है, एडजेक्टिव है ना। क्या कर दिया? ऊपर क्या था? ही वॉज इल था, उसका हमने क्या कर दिया? हिज इलनेस। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ही केम टू द ऑफिस, he came to the office to do the, he come to the office for work। अच्छा, though, although, even though, even if, बोलो क्या करें? ये जो है ना वो पहले टाइप का है, बट वाले टाइप का है, बट वाले टाइप का है। लेकिन यहाँ पे बट येट स्टिल बीच में लिखा जाता है ना। कहाँ पे लिखा जाता है?
दो वाक्य के बीच में लिखा जाता है, यहाँ पे पहले लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा जाएगा? दो अल्दो इवन दो या इवन इफ। बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख देता हूं। ही वॉज इल। कॉमा कर देने का, दो वाक्य को जोड़ने वाली जगह पे कोई शब्द ना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कोमा, है ना। अभी जैसा हमने लिखा था वैसा लिख देते हैं। ही कैम टू द ऑफिस फॉर इलनेस। ओके, चलो 9वां सेंटेंस और 10वां सेंटेंस, इसमें और ये वाले सेंटेंस में दो ऑल्दो इवन इफ में ज्यादा फर्क नहीं है ना। ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये सब में क्या है कि जो हमारा मेन शब्द है वो आगे आता है। हाउएवर में क्या होगा? हाउएवर में खाली आगे के जो सेंटेंस है ना, सॉरी उसके बाद वाला जो हमारा मेन सेंटेंस है ना, ही वॉज इल, उसकी जगह पे परिवर्तन आ जाए। ही वॉज इल, है ना। उसमें क्या होगा? दो जैसे आगे लिखा है वैसे हाउएवर भी आगे ही लिखना है। जैसे दो आगे लिखा है ऐसे हाउएवर भी आगे ही लिखा है ना। लेकिन उसके बाद सीधा ही एडजेक्टिव आ जाएगा। अब एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव कौन सा है? इल है। इल बीमारी, इल। हाउएवर इल वो आगे आ जाएगा बस। बाकी सेम टू सेम सेंटेंस, बाकी जो बचा सेम टू सेम लिख दो। हाउएवर इल ही वॉज, हाउएवर इल ही वॉज, फिर कोमा, ही केम टू द ऑफिस फॉर इलनेस, वो सेम टू सेम रहेगा। इसी तरह एज में भी इतना ज्यादा अंतर नहीं है। आपको करना कि एज जो है वो स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। एज जो है वो स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, और ये इल जो है वो स्टार्टिंग में लिख देना है। इल जो है वो स्टार्टिंग में लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल करना पड़ेगा। इल, उसके बाद एज लिखना है। बाकी एज टू हाउएवर के जैसा ही सेंटेंस हो गया। ही वॉज इल एज ही वॉज। देखो हाउएवर इल में, हाउएवर एल और इल एज, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? खाली आगे पीछे हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। हाउएवर में एडजेक्टिव है हाउएवर के पीछे रहता है, जबकि एज वाले में इल जो है एडजेक्टिव जो है वो एज के आगे आ जाता है। इल एज ही वॉज, ही केम टू द ऑफिस फॉर इलनेस। क्लियर हुआ सबको?